नमस्कार, मैं वैभव कुमार सक्सेना। आजकल वीगन मिल्क को लेकर एक विवाद सुर्खियों में है। दुनिया भर में जानवरों के संरक्षण को लेकर काम करने वाली वैश्विक संस्था पेटा इंडिया और देश की सबसे बड़ी डेयरी कंपनी अमूल के बीच एक विवाद बढ़ गया है। पेटा ने अमूल के प्रबंध निदेशक RS सोडी को पत्र लिखकर वीगन मिल्क का उत्पाद करने की नसीहत दी है। पेटा ने कहा है अमूल को वीगन मिल्क प्रोडक्ट का उत्पादन करने के बारे में विचार करना चाहिए, लेकिन काफ़ी लोगों को ये पता नहीं होता कि वीगन मिल्क आखिर होता क्या है। लोग वेजिटेरियन मिल्क को ही वीगन मिल्क होना मानते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अमूल जो उत्पाद करता है वो पशुओं से प्राप्त मिल्क है। इसे वीगन मिल्क बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। वेजिटेरियन होना और वीगन होने में कुछ फ़र्क होता है। आइए पहले हम इस फ़र्क को समझते हैं। वेजिटेरियन प्रोडक्ट पेड़ पौधों से बनने वाले उत्पाद को कहा जाता है, और साथ ही वह प्रोडक्ट जो जानवरों से प्राप्त तो होते हैं, लेकिन उन उत्पादों के लिए जानवरों की प्रत्यक्ष रूप से हत्या नहीं की जाती। लेकिन यह जरूर हो सकता है कि उन वेजिटेरियन प्रोडक्ट के लिए जानवरों को काफ़ी हद तक प्रताड़ित किया जा रहा हो, और जब वह जानवर आपको वेजिटेरियन प्रोडक्ट देने के लिए असहाय हो जाते हैं, तब उनकी मांस और चमड़े के लिए निर्दयतापूर्वक हत्या कर दी जाती है। लेकिन वीगन प्रोडक्ट में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वीगन प्रोडक्ट पूर्ण रूप से पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। वीगन प्रोडक्ट में जानवरों को किसी भी तरह का कोई दर्द का शिकार नहीं होना पड़ता। ये प्रोडक्ट पूर्ण रूप से पशु पीड़ा से रहित होते हैं। इसलिए जानवरों से प्राप्त दूध और शहद जैसे उत्पादों को वेजिटेरियन तो कहा जा सकता है, लेकिन वीगन बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आज के समय में यह उत्पाद काफ़ी क्रूरता से भरे हुए होते हैं। आज के समय में काफ़ी लोगों को यही लगता है कि दूध धार्मिक रूप से बहुत पवित्र है, लेकिन आज जब आप दूध की असली सच्चाई को जानेंगे तो शायद आपका यह भ्रम टूट जाए और आप वेजिटेरियन बनने से ज़्यादा वीगन होना पसंद करेंगे। आज के समय में दूध का उपयोग पूरी तरह से गाय और भैंसों पर निर्भर है। गाय और भैंस सिर्फ अपने बच्चों के लिए दूध का उत्पादन करती है, इसलिए डेयरी उद्योग में बार बार गाय और भैंसों को जबरदस्ती उनकी क्षमता से अधिक गर्भधारण करवाया जाता है। यह एक तरह का पशुओं के साथ होने वाले बलात्कार जैसा ही है। आपको बता दें कि दूध उद्योग में मानवता जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अब जैसे ही यह पशु अपने बच्चों को जन्म देते हैं तो उन बच्चों के साथ कितनी हैवानियत की जानी है, यह उनके लिंग और प्रजाति पर तय होता है। यदि गाय ने नर बछड़े को जन्म दिया है तो धार्मिक आस्था के कारण उस प्रदेश की में यदि गो हत्या प्रतिबंधित है तो उस बच्चे को जन्म के साथ ही अपनी मां से दूर करके सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। आप जो सड़कों पर भटकती गाय देखते हैं उसका मुख्य कारण डेयरी उद्योग ही है, और यदि गाय ने मादा बछड़े को जन्म दिया है तो उसे भी अपनी मां से दूर रखकर मां के दूध से वंचित कर दिया जाता है, और उस मादे बछड़े का हिस्से का दूध भी मनुष्य अपने लिए और पैसा कमाने के लिए उपयोग करता है। और वहीं भैंस किसी नर बछड़े को जन्म देती है तो उसके पैदा होते ही मांस और चमड़े के लिए उसका कत्ल कर दिया जाता है, क्योंकि भारत देश में भैंस का दूध तो मनुष्य गाय से अधिक पीता है, लेकिन भैंस को कोई भी धार्मिक महत्व नहीं देता है। और यदि भैंस मादा बछड़े को जन्म देती है तो उसके साथ भी ठीक वही सलूक किया जाता है जो गाय के मादा बछड़े के साथ किया जाता है। लेकिन क्रूरता की हद यहीं खत्म नहीं होती। कई किसान गाय का दूध निकालते वक्त मशीनों का उपयोग करते हैं। ज़्यादा उपयोग के कारण गाय के थन छिला जाते हैं और उन्हें रोज रोज उसी दर्द का शिकार होना पड़ता है। कई बार पशुओं में अधिक दूध और मांस के उत्पादन के लिए इंजेक्शन में केमिकल भरकर लगाए जाते हैं, जिससे वह अप्राकृतिक रूप से क्षमता से अधिक फैल जाते हैं और उन्हें चलने उठने में और अपनी दैनिक क्रियाएं करने में हद से ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण वह बाहर से तो ज़रूरत से ज़्यादा अधिक मजबूत दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से काफ़ी कमज़ोर हो चुके होते हैं। और अंत में जब यह पशु दूध देने में असमर्थ हो जाते हैं तो भैंसों को तो सीधे तौर पर कत्ल खानों में भेजकर उनकी हत्या करवा दी जाती है, लेकिन गायों को सीधे तौर पर कत्ल खाने में भेजा जाएगा या उन्हें सड़कों पर छोड़ा जाएगा। यह उस प्रदेश के गायों के प्रति कानून पर तय होता है। और अब यदि आपको लगता है कि कत्ल खानों में जाकर पशुओं को आसानी से मौत दे दी जाती है तो यह भी पूरी तरह से गलत है। शुरू के 3-4 दिन पशुओं को पूरी तरह से भूखा प्यासा रखा जाता है, जिससे उनके शरीर की चमड़ियाँ चिपक जाती है
और पशु का चमड़ा निकालने में काफ़ी आसानी होती है। इसके अलावा कई जगह पशुओं की जिंदा अवस्था में ही चमड़ियाँ निकाल ली जाती हैं, जिससे आपके और हमारे कपड़े बनते हैं। कहीं जगह पर इन पशुओं के सर पर हथौड़े या लोहे की राड से तब तक वार किया जाता है जब तक कि इनकी मौत नहीं हो जाती, या फिर इन्हें एक लंबी लाइन में लगाया जाता है और एक के बाद एक एक करके एक दूसरे जानवरों के सामने ही इनका गला काट दिया जाता है और यह पशु तड़प तड़प कर मर जाते हैं। हमारे पास पशुओं पर होने वाले अत्याचारों के और इनकी हत्या के ऐसे भयावह वीडियो भी हैं जिन्हें देखकर आप मानसिक तौर पर विचलित हो सकते हैं, और यह वीडियो टीवी और सोशल मीडिया पर दिखाना कानूनन रूप से प्रतिबंधित है। अब जरा सोचिए, जिन्हें देखने मात्र से इंसान मानसिक रूप से विचलित हो सकता है और उस वीडियो पर कानूनन प्रतिबंध लगाया जाए, तो जिन पशुओं के साथ यह हकीकत में बीतता है वह कितना भयावह मंजर होगा। आप और हम उस मंजर की कल्पना भी नहीं कर सकते। हालांकि देश में कुछ कानून हैं जो कत्ल खानों के लिए बनाए गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर देखा जाए तो कत्ल खानों के अंदर ऐसा कोई भी कानून पालन नहीं किया जाता है। अब इसके विरोध में हम इंसान अपनी आवाज़ उठाते नहीं हैं और यह बेजुबान खुद अपने लिए हक की आवाज़ उठाने में असमर्थ हैं। अब ऐसे में पेटा जैसी संस्था जो इन जानवरों के हित के लिए आवाज़ उठा भी ले तो उसे भी काफ़ी आलोचना का शिकार होना पड़ता है, क्योंकि आज के समय में हम इंसान इन जानवरों पर अत्याचार करने को अपना हक समझ बैठे हैं। जानवरों पर अत्याचार करना और उनकी हत्या को हम अपना रोजगार बना बैठे हैं। जब आज के समय में जब हम प्लांट बेस्ड मिल्क बनाने में सक्षम हैं, तो क्या हम दूध के लिए इन जीवों पर अत्याचार करना छोड़ नहीं सकते? बस यही नसीहत पेटा इंडिया ने अमूल के प्रबंध निदेशक RS सोडी को दी थी, जिसको लेकर विवाद बढ़ गया है। अब आपको क्या लगता है, जब आज के समय में हम प्लांट बेस्ड मिल्क बनाने में सक्षम हैं, तो क्या आज इस दिशा में काम करने के लिए आगे नहीं बढ़ना चाहिए? आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और अगर इस बारे में आपके कुछ प्रश्न हैं तो हमसे साझा करें। हम आगे के वीडियो में आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।